हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं आईआईटी जैम 2025 के एस्पिरेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट आईआईटी जैम 2025 को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जिस भी एग्जाम के बारे में, उसके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, और उस एग्जाम को टारगेट क्यों कर रहे हो आप, कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो, किन कोर्सेज में ले सकते हो, सारी नॉलेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसको कहते हैं इनिशियल फेजेस की रिसर्च, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो मैं आपके लिए सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप एक शॉर्ट वीडियो, 10 मिनट की वीडियो को देख के सारी चीजें अपने दिमाग में क्लियर कर लें और अपनी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में हम आईआईटी जैम के बारे में पूरा डिटेल में चीजों को समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जैम 25 के एस्पिरेंट हो या फिर सीयूट पीजी के एस्पिरेंट हो, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस की हेल्प लगेगी, पेपर के एनालिसिस की हेल्प लगेगी, सिलेबस की हेल्प लगेगी, पैटर्न की हेल्प लगेगी। जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा वो कट ऑफ, ये सब चीजें आपको आईएफएस की वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको आईएफएस की वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट की फॉर्मेट में आप इन टेस्ट क्वेश्चंस को दे सकते हो, आप ऐप के थ्रू भी दे सकते हो या फिर आप वेबसाइट ifsonline.com पे जाके फिजिक्स के सेक्शन में जाके, लर्न फ्री के सेक्शन में भी जाके दे सकते हो। ये सारी चीजें एक फ्रेशर के लिए, एक नए एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2025 का एग्जाम को टारगेट कर रहा हो, चाहे वो सीयूट पीजी को टारगेट कर रहा है, चाहे वो आईआईटी जैम को टारगेट कर रहा है। तो वेबसाइट पे जाके ले लेना, इसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। तो सबसे पहले बात ये आती है, सर आईआईटी जैम है क्या। देखो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपको पता होगा। जो लोग नहीं प्रिपेयर कर रहे, जिन्हें सोचा है, जिनको पता भी नहीं, उनके बारे में वीडियो बेसिकली कॉमन है सारे एस्पिरेंट्स के बारे में। जिनको आईआईटी जैम के बारे में पता है और नहीं भी पता तो इसके बारे में वो समझ पाए, राइट। तो आईआईटी जैम एग्जाम मान लो आपका क्या है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आफ्टर 12th आईआईटी में जाना चाहते हैं। लोगों का एक ड्रीम होता है कि हम आईआईटी से अपना जेईई मेन से एडवांस निकाल के बीटेक वगैरह करने का। आफ्टर 12th वो कोशिश करते हैं, कुछ रीजन से नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो अभी भी आपके पास एक मौका है आफ्टर ग्रेजुएशन कि आप आईआईटी से जाके अपना मास्टर्स कर सकते हो। कई स्टूडेंट को इस एग्जाम के बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है। मैं यहाँ पे सारी चीजों को ध्यान से रख के बनाने वाला हूँ। तो आईआईटी जैम एग्जाम, अगर आपको अपना मास्टर्स करना है आईआईटी से आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, सर आईआईटी जैम। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि आप किन किन कोर्सेज में आईआईटीज में एडमिशन ले पाओगे अगर आप ये जैम एग्जाम क्वालिफाई करते हो अच्छी रैंक के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, दैट इज प्योर एमएससी का कोर्स। इसमें आपका 4 सेमेस्टर होगा, मतलब 2 साल का एमएससी रहेगा। यहाँ पे आप एडमिशन लोगे और हर आईआईटी में ये कोर्स अवेलेबल है। आईआईटी जैम फिजिक्स का मास्टर एमएससी फिजिक्स का कोर्स जो है प्योर एमएससी का सारी आईआईटीज में आपको मिल जाएगा। कुछ आईआईटीज में आपको एमएससी टेक का कोर्स भी मिलेगा, कुछ में डबल डिग्री का भी मिलेगा, कुछ में ज्वाइंट एमएससी पीएचडी और एमएससी पीएचडी डबल डिग्री। ये कुछ पर्टिकुलर आईआईटीज में ही आपको मिलेगा, बट ये वाला कोर्स आपको सारी आईआईटीज में मिल जाएगा। बट जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो किसी भी एक कोर्स में लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, डिपेंड करेगा आपकी रैंक क्या है, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि जैम के इस कोर्स से आप किन किन कोर्सेज में आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि सर इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दोनों थोड़ी सी डिफरेंट चीजें, इस पे हम बात करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि अगर आप आईआईटी जैम देना चाहते हो, आप फ्रेशर हो, आप 2025 को टारगेट कर रहे हो, तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो, लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, अपियरिंग में हो, आप आराम से जैम का फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में या फिर जो सेमेस्टर उसमें 50% या 55% होना चाहिए, आप जनरल कैटेगरी हो, कोई मिनिमम क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। बस आप अगर अपियरिंग में हो आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप बीएससी पास आउट हो, मतलब ग्रेजुएशन पास आउट हो, बीटेक वाले बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। आप ग्रेजुएशन पास आउट हो, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। बस आप पास होने चाहिए, किसी भी सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लिखा है यहाँ पे, कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री और करेंटली स्टैंडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन थ्रू जैम एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप अपियरिंग में हो, फाइनल ईयर में हो, तब भी भर सकते हो, और आप अगर पास आउट हो चुके हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तब भी आप इस जैम के एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम एलिजिबिलिटी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपको एमएससी फिजिक्स करनी है तो आईआईटीज में क्या होता है, आपको ऐसे एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताया जाता है कि आपके पास जो भी ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें एटलीस्ट 2 साल आपके फिजिक्स पढ़ी हो, राइट। 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ी हो, और
1 साल मैथमेटिक्स मतलब 2 सेमेस्टर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है MEQ। सपोज करो कोई बच्चा के पास ग्रेजुएशन है, मैं एक एग्जांपल सिनेरियो बता रहा हूँ, हाल दो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाली जो MEQ है फॉलो कर लेते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है, बट एक जनरल सिचुएशन बता रहा हूँ। मान लो किसी के पास ग्रेजुएशन तो है, ग्रेजुएशन डिग्री है, वो फाइनल ईयर में है, बट उसके पास क्या है 2 साल उसने फिजिक्स पढ़ी नहीं, उसने फिजिक्स केवल 1 ही साल पढ़ी है और वो MSc फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है, IIT JAM फिजिक्स के लिए एग्जाम देने जा रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर लोगे, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। मोस्ट ऑफ द IITs क्या मांगती है, 2 साल फिजिक्स मतलब 4 सेमेस्टर अगर सेमेस्टर वाइज है, और 1 साल मिनिमम मैथमेटिक्स मतलब 2 सेमेस्टर होनी चाहिए, और ऐसा कोई परसेंटेज का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, और जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो ऐसा मत सोचे सर हम फाइनल ईयर में हैं तो हमको मतलब बेसिकली हम पास आउट नहीं है तो हमारा परसेंटेज तो क्राइटेरिया काउंट नहीं हो रहा। ठीक है, बट ये भी ध्यान रखना जब आप एडमिशन लेंगे, आपकी मान लो रैंक आ गई, आप किसी IIT में एडमिशन लेने गए, तो आपका एडमिशन तब तक प्रोविजनल रहेगा जब तक आप अपना लास्ट ईयर तक का रिजल्ट क्लियर नहीं दिखा देंगे कि हाँ आप सारे सेमेस्टर में आपका कोई बैक नहीं है, आप पास आउट हो चुके हैं, आपका जो ग्रेजुएशन है वो क्लियर हो चुका है, ये बात ध्यान रखिए। तो जो बच्चे फाइनल ईयर में है वो ध्यान से रखें कि सेमेस्टर को भी साथ साथ करते रहे, पता लगे आपके लास्ट सेमेस्टर में बैक आ गई और JAM में अच्छी रैंक आ गई तो वो फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सेमेस्टर में आपको फेल नहीं होना है, आपका पास आउट होना चाहिए, या फिर आप पेयरिंग में हो तो भी चलेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई समस्या नहीं है, एलिजिबिलिटी आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब पॉइंट ये है कि सर हमने बताया IIT JAM का एग्जाम से, इस चीज को हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम बात करते हैं पैटर्न को, क्योंकि ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप IIT JAM एग्जाम देने जा रहे हो तो इसका पैटर्न थोड़ा सा बाकी एग्जाम से डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको हैबिट नहीं होती है ऐसे सवालों को लगाने की जो इस एग्जाम में जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरा बताता हूँ, अगर आप पैटर्न को नहीं समझेंगे तो आप प्रिपरेशन एक डायरेक्शन वे में नहीं कर पाएंगे, राइट। इसलिए केवल IIT JAM की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी एग्जाम लाइफ का देने जा रहे हैं, आपको पहले उसको समझना अच्छे से बहुत जरूरी है कि उसमें किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, नेगेटिव है या नहीं है, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपका टारगेट क्या होगा, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सबसे पहले हम सेक्शन A पे चर्चा करते हैं। सेक्शन A आपका जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा। सभी स्टूडेंट को पता है MCQ बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इस सेक्शन में आपके पास 30 सवाल मिलेंगे आपको, 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क के होंगे और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, मतलब ये सेक्शन आपका टोटल 50 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। कितना? 50। इस सेक्शन में आपके पास नेगेटिव है, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए -1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, मतलब 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपका 2/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो सेक्शन A बहुत क्लियर है। टाइप क्या है? MCQ। टोटल क्वेश्चन 30, टोटल मार्क्स कितने हैं? मैक्सिमम 50। नेगेटिव कितनी है? 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1/3 और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2/3। 1 नंबर के कितने क्वेश्चन है? 10 और 2 नंबर के कितने क्वेश्चन है? 20। तो ये आपका सेक्शन A हो गया, इसमें बच्चों को दिक्कत नहीं आती। सेक्शन B थोड़ा सा कई स्टूडेंट्स के लिए नया हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं MSQ। सो व्हाट इज MSQ? MSQ बोले तो यहाँ पे बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन तो होंगे, बट यहाँ पे एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीजें कई स्टूडेंट्स के लिए नई होती हैं, बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर ऐसे सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट एग्जाम में इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट होते हैं, चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, इसको बोलते हैं 1 और मोर देन 1 कैन बी करेक्ट। तो यहाँ पे टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब ये सेक्शन आपका टोटल 20 नंबर कैरी करेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस सेक्शन में आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये सेक्शन का टाइप क्या है? MSQ है। ठीक है, क्लियर है। एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है, एक भी करेक्ट हो सकता है, निगेटिव नहीं है। 20 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के टोटल। ठीक है, चलो सेक्शन C जो होगा आपका वो होगा NET टाइप। अब सर NET क्या होता है? जैसे हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमको पता है कि हम न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा लगाते हैं, न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स अधूरी है। सो NET बोले तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, कोई भी ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं होगा, उस क्वेश्चन को आपको पेन एंड पेपर पे सॉल्व करना है। जो भी आंसर आपका इंटीग्रल फॉर्म में आ रहा है उसको आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे फिल करना है, कोई ऑप्शन नहीं होगा उस सवाल में, समझ गए? एक न्यूमेरिकल होगा और उसका आपको कैलकुलेट करके आंसर फिल करना है, जो भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर कुछ भी आ रहा है। तो ये हो गया NET। 20 सवाल, 10 सवाल 1 नंबर के, 10 सवाल 2 नंबर के। तो यहाँ पे आपका हो गया ये सेक्शन 30 नंबर का, इसको बोलते हैं NET। इसमें भी नेगेटिव नहीं है, तो केवल सेक्शन A में आपकी नेगेटिव रहेगी, सेक्शन B और सेक्शन C में आपकी नेगेटिव नहीं रहेगी, ये बात आप ध्यान रखिए।
ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 60, टोटल मार्क्स हो गए 100, टोटल टाइम हो गया 3 घंटा। 3 घंटा का समय मिलता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर आपके मैक्सिमम होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पैटर्न क्लियर है और आप जब प्रिपरेशन करेंगे स्टार्ट तो इसी तरह के क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ऐसा नहीं है केवल आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप एमएसक्यू को इग्नोर कर रहे हैं, आप एनईटी को इग्नोर नहीं, आपको हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली एग्जाम में जाके इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। थ्योरी पढ़ना एक अलग बात है फिजिक्स में, और न्यूमेरिकल लगाना एक अलग बात है। जब तक आपको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आ रहा है तब तक आप समझ लीजिए आपकी फिजिक्स अधूरी है, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है। तो सारे तरह के क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर, तो पैटर्न आई होप क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। जो हमारा सिलेबस है बेसिकली देखा जाए तो जो आप कॉलेज में पढ़ते हो वही टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे कॉलेज में आप जो चीजें पढ़ते हो वो थोड़ा सा लेंदी वे में पढ़ते हो, डेरिवेशंस करते हो, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा पढ़ते हो, न्यूमेरिकल पे आपका कम फोकस रहता है। तो जब आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में आएंगे तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल्स को ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो पेपर है वो 70 to 80% न्यूमेरिकल बेस्ड है, बाकी आपका कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस में मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑक्सीलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल आपके पास 7 टॉपिक्स हैं। इन 7 टॉपिक को आपको तैयार करना है और आपके पास अभी अच्छा खासा समय है, आप आराम से तैयार कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े टॉपिक कौन से जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल सबसे पहले उनको पकड़ना है। सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड्स नंबर 1 और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, और साथ ही साथ थर्मो। ये 5 टॉपिक जो हैं आपको बिल्कुल भी सबसे पहले कवर कर लेने हैं। बाकी ये जो ऑप्टिक्स, सॉलिड, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े छोटे टॉपिक हैं, राइट। ये 5 टॉपिक, क्योंकि आपके पास अभी समय अच्छा खासा है, आप आराम से सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। अब स्ट्रेटजी पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अभी हमारा पर्पस है आपको बताना कि आईआईटी जेईई के बारे में सारी डिटेल्स देना, राइट। तो ये बात क्लियर है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। ये हमारा आईआईटी जेईई फिजिक्स का क्या है सर, सिलेबस है। हमने क्या किया है, एनालिसिस भी करके रख रखी है आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, और ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप ifsonline.com पे वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे, वहां से आप इसको क्या कर पाएंगे, डाउनलोड भी कर पाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्लियर है बात। तो ये सारी चीजें अब मैं आपको बताता हूँ। एनालिसिस क्यों करना चाहिए हम बता रहे हैं। जैसे अगर मैं एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी भी एग्जाम की, पढ़ता हर कोई है बट एग्जाम तो सबका नहीं निकलता। एग्जाम उसी बच्चे का निकलता है जो स्मार्ट स्टडी करता है, एक अच्छी रिसर्च करता है और एग्जाम को अच्छे से समझता है, एग्जाम की डिमांड को समझता है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट, कौन कौन से टॉपिक से सब टॉपिक में कहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको पेपर्स का एनालिसिस करना पड़ता है। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे क्या करेंगे, ऐसे पढ़ते रहते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करो। बेसिकली ये टाइम जो बच्चा लगाता है, जो अच्छे से रिसर्च करता है, उसका माइंड सेट क्लियर होता है कि हम उसको कैसे क्वेश्चंस पे अटैक करना है, प्रिपरेशन के दौरान किस डायरेक्शन में जाना है। बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्शनल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। मेहनत हर बच्चा करता है बट सिलेक्शन सबका नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होता है जिसमें मेहनत प्लस डायरेक्शन दोनों का कॉम्बो बना के वो चलता है। तो देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका 2023 में 7 क्वेश्चन है, क्लासिकल में आपका 6 है, ऑक्सीलेशन 4, ईएमटी 6, थर्मोडाइस 7, मॉडर्न 6, सॉलिड स्टेट 6। 2022 में एमपी से 8 क्वेश्चन है, क्लासिकल से 8 क्वेश्चन है, देखो ईएमटी से 10 क्वेश्चन है, थर्मो से 8 क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन है। तो लगभग देखा जाए तो कहीं ना कहीं बराबर क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं किसी से 20 पूछ ले, किसी से 2 पूछ ले। जेईई के एग्जाम में सारे टॉपिक्स को महत्व दी जा रही है, ठीक है। बट जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको आपको पहले कवर करना है। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन नहीं होगा, आपको दिख रहा है इधर 11 है, 9 11 8 6 9 11। तो 60 क्वेश्चन को एग्जामिनर इसी तरह से बनाता है कि आपके सारे टॉपिक से कहीं ना कहीं लगभग अच्छे सारे सवाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट जो है इधर उधर +-2 बन के सारे पेपर बढ़िया से आपका बन जाए। ऐसा नहीं होगा कि एमटी से 25 सवाल पूछ लिया और सॉलिड स्टेट से 1 ही पूछा, ऐसा नहीं जेईई एग्जाम में कभी होता है, ठीक है। 8 8 9 10 8 8 9, ठीक है। तो ये आपके एनालिसिस हो गए। इसमें आपको पॉइंट मार्क करके दे रहा हूं, ये टॉपिक है आपको पहले कवर करने हैं सारे, ठीक है, जो मैंने मार्क किए। तो ये आपका पेपर का एनालिसिस है, ये आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। पेपर आपको चाहिए तो पेपर भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, और प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए बुक है, वहां पे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। पूरा सैंपल पड़ा हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक वाइज पड़े हुए हैं वहां पे बुक वेबसाइट पे, ठीक है। तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिए, वो आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए अगर आप जेईई 25 का एस्पिरेंट हो, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज सॉर्टेड होकर उनका सोल्यूशन है, आंसर की है। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तुरंत पीवाईक्यू लगा डालेंगे, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा।
अब मैंने ऑलरेडी बताया पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, वीडियो बनाइए उसको जाके देख लेना कि पीवाईक्यू लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। क्या है सर कट ऑफ क्या रहती है? देखो जो बच्चे जैम का एग्जाम देते हैं बेसिकली आपका टारगेट होता है आपको आईआईटीज में एडमिशन लेना, राइट। आप आईआईटी जैम का एग्जाम इसीलिए देने जा रहे हो, इसीलिए प्रिपरेशन कर रहे हो बिकॉज आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो। बट बेसिकली देखा जाए तो कट ऑफ जो है वो बहुत कम रहती है। बट मैं इसका एक आपको चीज भी बताऊंगा कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ। 2023 में 18 100 में से नंबर है, ओबीसी की 16, एससी एसटी पीडब्ल्यू की 9, 22 में देखो 26 23 13 19 17 9। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी एवरेज अगर मैं देखो तो 20 से 25 नंबर के आसपास घूमती रहती है, राइट। अब आप सोचते हो सर कट ऑफ तो बहुत है यार, बहुत कम है, 100 में से 25 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएगा जैम एग्जाम। क्या करोगे क्वालिफाई करके? आईआईटी आपको इतने मार्क्स पे नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आपके सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो पाए। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो इस कट ऑफ पे मत आना है। कट ऑफ क्वालिफाई करके आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका केवल जैम एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। आप कह सकते हो कि आप जैम क्वालिफाई अपने सीवी में डाल सकते हो, बट क्या फायदा इस चीज का? आपने प्रिपरेशन इसलिए करी थी क्योंकि आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते थे, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इससे 3 गुना मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब मैं आपको टारगेट दूं तो 60+ नंबर का टारगेट रखो आपको, अगर अच्छी टॉप रैंक चाहिए। मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 60+ का टारगेट आपको मतलब लेके आओगे तो बहुत बढ़िया आपकी रैंक आ जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इतना कम से कम आपको लाना ही लाना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 पे आईआईटी नहीं मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ इतना टारगेट रखो, इतने पे टॉप रैंक आएगी, अपनी चॉइस की आईआईटी में आप जा पाओगे, राइट। अच्छी जो टॉप आईआईटीज है उनमें आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो कभी भी ऐसा मत सोचना 20 नंबर ले आएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी ट्रिपल डिजिट 4 डिजिट में रैंक आएगी, उससे कोई फायदा नहीं, आईआईटी मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अगर 4 डिजिट में रैंक आ गए हो, मान लो ट्रिपल डिजिट में भी खिसक गए, जनरल कैटेगरी के हो अगर 500 के उधर खिसक गए तो वैसे ही खत्म हो गया हो। जनरल में तो वैसे ही 300 350 400 तक क्लोज हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में टारगेट क्लियर होना चाहिए एंड व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जैम, आपको क्यों आईआईटी में जाना है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपका जो होगा कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आप थ्रू आउट द ईयर अच्छे से पढ़ते रहेंगे मोटिवेशन के साथ। अगर आपको क्लियर होगा कि क्यों जाना है, क्लियरिटी नहीं है दिमाग में, बस दूसरे को देख को तैयारी शुरू कर दिया, आईआईटी के नाम पे तैयारी शुरू कर दिया केवल, वो गलत बात है, फिर वो बीच बीच में दिक्कत आएगा। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप आईआईटी से मास्टर्स करना क्यों चाहते हो, राइट, उसके क्या फायदे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी बताई हुई है वीडियोस में। आईआईटीज में जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एक इन्वायरमेंट अलग मिलेगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं मिल सकता। आपकी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी होगी, आपकी सराउंडिंग्स में आपके साथ बहुत एजुकेटेड लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे 24 आवर। आपका प्रोफेसर बहुत टॉप क्वालिटी का आपको मिलेगा, एजुकेशन तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं मिलती। सबसे बढ़िया एजुकेशन को मैं साइड रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट, जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में उतना नहीं मिलेगा क्योंकि आप हॉस्टल में रहोगे नहीं। हॉस्टल में अगर, क्योंकि हर किसी बच्चे को हॉस्टल मिलता नहीं, बहुत ज्यादा क्राउडेड बैचेस होते हैं, 150 200 से मान लो ड्यू के आप डिपार्टमेंट पे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ड्यू खराब है, मैं किसी को खराब नहीं बता रहा हूँ, सब अच्छे हैं, बट सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। आईआईटी के अलग बेनिफिट्स हैं, आईआईटी में हमेशा एक एक्स्ट्रा एज आपको रहेगा, जो फैसिलिटीज हैं वो आपको कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में उतना नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके साथ हमेशा बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट डॉक के हैं और आपका प्रोफेसर है। इतना स्क्रीन, इतना नॉलेज आपके सराउंडिंग्स में है, अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। बाकी अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलती ही बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कट ऑफ का था। तो इतनी चीजें मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आईआईटी जैम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कट ऑफ कितनी जाती है, आपको कितना टारगेट करना पड़ेगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, आईआईटी से आप कहाँ एडमिशन ले सकते हो, किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। एक चीज और बताना मैं भूल गया, मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आपको ये सारी चीजें, जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है, आईएफएस की वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अलावा टेस्ट की फॉर्मेट में पड़े हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। टीचर के नोट्स, पेपर का एनालिसिस जो मैंने बताया वहां से देख सकते हो। सिलेबस, पैटर्न, कट ऑफ और भी सारी चीजें आपको आईएफएस की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो जरूर जाइए अगर आप आईआईटी जैम और स्यूट पीजी के एस्पिरेंट हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी एक ही वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एक चीज और बताना था मुझे, हाँ, कि आईआईटी जैम के से आप आईआईटीज के अलावा और कहाँ एडमिशन ले सकते हो। देखो, जब आप जैम दोगे तो एक तो आप आईआईटी में एडमिशन ले पाओगे, दूसरा आप एलिजिबल हो जाओगे एनआईटीज में एडमिशन के लिए। अगर आपका
रैंक जो है मान लो इतना है कि आप आईआईटीज में नहीं ले सकते, तो एनआईटीज में भी ऑप्शंस होते हैं, सीसीएमएन की काउंसलिंग होती है। आईएससी वगैरह में अगर अच्छी रैंक है वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैम में इंटरव्यू होगा वहां पे ध्यान रखना, जितने आइजर्स हैं वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, बस वहां पे डिफरेंस ये है कि इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप जैम के स्कोर के बेस पे वहां इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। तो आइजर्स हैं, एनआईटीज हैं, आईएससी है, आईआईटीज तो आपको मैंने बता ही दी, ठीक है। ये देखो सारे जेएनसीएसआई ये सब आपको कहीं ना कहीं ले लेंगे, तो ये ध्यान रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे, अगर आप एक आईआईटी जैम के एस्पिरेंट हैं, एक फ्रेशर है, 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।